गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको जो सरफेस में पानी या बारिश के मौसम में जो बाढ़ आती है उसके कारण से जो आपके खदान में बाढ़ दिखाई देती है, उस बाढ़ को रोकने का क्या क्या उपाय हमारे भारतीय संविधान में, हमारे कानून में किया गया है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 149 कहता है कि डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, क्या क्या खतरे रहते हैं और क्या क्या उसके लिए स्टैट्यूट प्रावधान है। तो इसमें सबसे पहला की वर्ड और की नंबर और साथ ही पिक्चर के थ्रू मैं आपको इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें पहला कीवर्ड जो सब रेगुलेशन 2 वर्ड देता है, की नंबर कहा जाए 1.5 मीटर है। इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स कि जो आपकी माइन इंट्रेंस है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट अगर ये वाली है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंट्रेंस, ये आपकी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्रेंस है। तो यहां से ये जो होगी, लोवेस्ट पॉइंट जो होगी वो हाईएस्ट फ्लड लेवल, ये वाली लाइन अगर हाईएस्ट फ्लड लेवल लाइन है तो इससे 1.5 मीटर से कम ऊंचाई नहीं होगी, यानी कि हर समय जो है 1.5 मीटर से अधिक ही जो है ऊंचाई रखी जाएगी। अब यहाँ पर हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या होती है? हाईएस्ट फ्लड लेवल विगत कई वर्षों में जो बारिश हुई है उन बारिशों में से जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई रहती है उसी को हम लोग हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलते हैं। तो ये जो है आप 1.5 मीटर एबव आप हर समय माइन के एंट्रेंस को रखोगे ताकि माइन के एंट्रेंस से पानी घुस करके आपके खदान में बाढ़ न लाए। अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट 5वें नंबर पर आते हैं, जिसका कीवर्ड मैं कह रहा हूं कि 1.5 मीटर और विथड्रावल। ये दो कीवर्ड आपको रेगुलेशन जो सब रेगुलेशन 5 है उसके लिए दिमाग में रखना है, 1.5 मीटर और ये विथड्रावल। तो इसमें कहा जाता है कि जो आपकी डेंजर लाइन जो निर्धारित करनी है, खतरा वाली लाइन जो निर्धारित करनी है, वो एचएफएल से 1.5 मीटर बिलो होगी। ये देखिए, ये बिलो है 1.5 मीटर, ये बिलो है और ये एबव की बात करता है, एबव की बात करता है किसमें? 1.5 मीटर एबव होनी चाहिए माइन की एंट्रेंस की लोएस्ट पॉइंट, और साथ ही जो आपकी डीएल यानी कि डेंजर लेवल जो होनी चाहिए वो आपकी एचएफएल से 1.2 मीटर बिलो होनी चाहिए। अब यहां पर आप देख लिए कि डेंजर लाइन या डेंजर लेवल जो है 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इससे अधिक ही रखी जाएगी। अब यहां पर आप कह दिए कि 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यहां पर तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि आपको कॉन्स्टेंटली वॉच करनी है। रेनी सीजन में जब भी बारिश होती है तो आपको कॉन्स्टेंटली वॉच करना है, क्या चीज का? जो फ्लड लेवल यानी पानी का जो बारिश होता है उसका हम लोग कितना अमाउंट में बारिश हुआ है उसको हम लोग मेजर करते हैं और फ्लड लेवल निर्धारित करते हैं। अगर फ्लड लेवल जो है वो अगर इस जो अपना डेंजर लेवल है, इस डेंजर लेवल से क्रॉस कर जाती है, देखिए मैं ये क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर दिखाया हूं कि ये अगर क्रॉस कर जाती है तो आपको खदान के अंदर से सभी व्यक्तियों को विथड्रॉवल कर लेना है। यानी डेंजर लेवल को जैसे ही फ्लड लेवल क्रॉस करती है तो आपको विथड्रॉवल कर लेना। तो ये मैं एक लाइन से आपको दिखाने का प्रयास किया हूं कि डब्ल्यूएल क्या है? विथड्रॉवल लेवल है, खदान से अंदर से लोगों को निकाल लेना है जैसे डेंजर लेवल से पानी का लेवल ऊपर होता है। तो ये मैं तीसरे नंबर में कीवर्ड आपको दिया हूं, कॉन्स्टेंटली वॉच फ्लड लेवल इन रेनी। दूसरा इसके साथ न्यू एचएफएल, अब जैसे ही इसको क्रॉस करती है तो न्यू एचएफएल तैयार होती है, न्यू हाईएस्ट फ्लड लेवल तैयार होती है उस वर्ष की जिस वर्ष आपको डेंजर लेवल को क्रॉस किया है।
न्यू एचएफएल जो तैयार हुई है, एचएफएल लाइन को जो क्रॉस करते हैं, तो न्यू एचएफएल लाइन आपको तैयार करनी रहती है और उसमें डेट डालना रहता है। एचएफएल लाइन तो यही है, इसको जब क्रॉस कर जाएगी, किसको, ये जो एचएफएल लाइन पुरानी वाली थी उसको जब क्रॉस कर जाएगी भारी बारिश के चलते, तो न्यू एचएफएल लाइन तैयार होती है। और न्यू एचएफएल लाइन जब तैयार होती है तो उसको डिमार्केट करना रहता है, मार्क करना रहता है, कहां पर, सुस्पष्ट जगह पर। आपको जो माइन के एंट्रेंस होती है या आसपास रिवर लेक है वहां पर मार्क करनी रहती है। तो ये मैं मार्क लिख दिया हूं। तो न्यू एचएफएल को आपको मार्क करनी होगी और उसमें विथ डेट भी डालनी होगी कि किस ईयर, किस डेट को आपकी एचएफएल लाइन क्रॉस करके न्यू एचएफएल लाइन तैयार हुई है। अब यहां पर देखिए तीसरे नंबर के बाद जो सब रेगुलेशन छठवां नंबर है, छठवें नंबर सब रेगुलेशन में कहता है कि कोई वर्किंग आपको नहीं करनी है वाटर लॉक्ड जो बॉडी होता है, वाटर सरफेस वाटर बॉडी होता है, उसके वर्टिकली बिलो आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है। और अगर आप इसके जो 15 मीटर होती है, इधर आपके सरफेस वाटर बॉडी में बनाने का प्रयास किया हूं और इधर सैंड वाली एरिया है, तो कहा जाता है कि सैंड के बाद आपकी हार्ड भी आती है ग्राउंड। तो ये जो हार्ड है जिसको हम लोग बैंक कह रहे हैं, रिवर बैंक कहते हैं, या फिर जो पौंड रहती है या लैक होता है, उसके जो बाउंड्री होती है, बैंक होती है, उससे 15 मीटर के अंदर में कोई भी वर्किंग आपको नहीं करनी है। एक तो वर्टिकली बिलो आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है, और बैंक जो होती है रिवर की या लेक की या जो भी सरफेस वाटर बॉडी है, उस बैंक के 15 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग नहीं करनी है। मैं यहाँ पर ओपन कास्ट माइन दिखाया हूं कि इसके 15 मीटर के अंदर में नॉट लेस देन 15 मीटर वर्क आप वर्क करते हुए इस सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर नहीं घुसाएंगे। वो भी 15 मीटर जो है हार्ड होनी चाहिए, हार्ड रॉक होनी चाहिए, सैंड वाले को इंक्लूड नहीं करनी है। तो आपने ये छठवां नंबर का समझा कि कहां पर आपकी सरफेस वाटर बॉडी की वर्टिकली बिलो नहीं करनी है और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 15 मीटर के अंदर वर्किंग नहीं करना, वो भी 15 मीटर हार्ड होनी चाहिए। अगर आपको इसके लिए वर्किंग करनी है तो जो आप प्लान और सेक्शन सबमिट करते हो, एप्लीकेशन देते हो डीजीएमएस को, तो ये जो 7वें नंबर में कहा गया है कि आप इसके वर्टिकली बिलो आपको काम करना है और 15 मीटर के अंदर जो ओपन कास्ट माइन है या सरफेस में काम करना चाहते हो उसके 15 मीटर के अंदर वर्किंग अगर करनी है तो आप 2 कॉपी ऑफ प्लान और सेक्शन परमिशन के लिए उसके साथ लगा करके दोगे। और वो जो प्लान दोगे उस प्लान में आपको दिखानी क्या रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला कहता है एग्जिस्टिंग वर्किंग, जो आप पहले काम कर चुके हो वो एग्जिस्टिंग वर्किंग आपको वहां पे दिखानी है। और दूसरी चीज जो है प्रपोज्ड लेआउट, जो आप किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, वर्टिकली बिलो काम कर रहे हो तो, या तो फिर जो है हॉरिजॉन्टली आप काम कर रहे हो तो वो प्रपोज्ड लेआउट उसके साथ संलग्न करनी है। आपको डेप्थ दिखाना है कि ये सरफेस वाटर बॉडी से कितनी डेप्थ पर आप काम करने वाले हो। साथ ही जो है ये आपको जो गोफ्स होती है अंडरग्राउंड माइन में, जो पहले से जनरेटेड आसपास का गोफ होता है, गोफ दिखाया जाता है। फॉल्ट और डाइक या अन्य जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो उसको दिखाया जाता है। तो 1 to 5 आपको शोइंग करना है प्लान और सेक्शन में जब आप परमिशन के लिए डीजीएमएस के पास भेजते हो अंडर रेगुलेशन 149 ऑफ सीएमआर 2017 का सब रेगुलेशन 7 के तहत परमिशन लेते हो। अब ये 7 नंबर के बाद आपको 9 और 8 नंबर आपको कीवर्ड देती है एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके आज की एग्जामिनेशन में एमसीएल की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें डेफिनेटली ये प्रश्न पूछी जाएगी कि जो कंपटीटेंट पर्सन होते हैं ओवर माइनिंग सरदार के कैंडिडेट, जो आप एग्जामिनेशन करोगे किसका, प्रोटेक्टिव मेजर्स का। प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब क्या हुआ कि जो आप सरफेस वाटर बॉडी होती है उसके अगेंस्ट में आप एम्बैंकमेंट बनाए रहते हो, खेत का जैसे मेड़ रहता है उसी तरह से एम्बैंकमेंट बड़ा साइज का बनाए रहते हो, उसको प्रोटेक्टिव मेजर्स कहा जाता है, या ड्रेन आप निकाले रहते हो। तो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स का आपको बरसात के दिनों में 14 दिन से अंदर प्रत्येक 14 दिन में कम से कम एक बार, जो कि 14 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको एक बार उन प्रोटेक्टिव मेजर्स का जांच करनी है, एग्जामिनेशन करनी है। और प्रत्येक 30 दिन में एक बार कम से कम आपको अन्य दिवस में, अदर डेज में करनी है। तो ये तो एग्जामिनेशन प्रोटेक्टिव मेजर्स का हो गई कंपीटेंट पर्सन द्वारा। अब यहाँ पर 10 नंबर सब रेगुलेशन में मैनेजर द्वारा जो
प्रोटेक्टिव मेजर्स पीएम यानी कि प्रोटेक्टिव मेजर्स का जो एग्जामिनेशन किया जाता है मैनेजर द्वारा, वो प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार, 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए इनका इस द्वारा जो एग्जामिनेशन की जाती है। तो इस तरह से आपने 149 जो रेगुलेशन थी डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, उसका कीवर्ड और की नंबर के तहत आपने स्टडी किया फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए जो प्रश्न आई हुई है, जो क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, उसमें पढ़िए इसको आराम से और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है? मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिखाई दे रही है। एज पर द स्टैट्यूट which of the following is correct with regard to danger of inundation due to surface water? तो जो सरफेस वाटर रहती है उसके कारण जो बाढ़ का खतरा रहता है उसके संबंध में क्या स्टैट्यूट में कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसके लिए कौन सी कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? नो वर्किंग शैल बी मेड बीनीथ द सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी के नीचे में कोई वर्किंग नहीं करनी है, बट वर्किंग कैन बी डन विद इन 15 मीटर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर 15 मीटर पर काम करनी है। तो यहाँ पर सरफेस वाटर बॉडी इफ द सरफेस वाटर बॉडी कैन बी डन surface water body but working can be done within 15 मीटर ऑफ दिस सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर काम करनी है, तो ये गलत लाइन है। 15 मीटर के अंदर काम नहीं करनी रहती है। तो आप जो है ऑप्शन बी पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, वर्किंग कैन बी मेड बीनीथ यानी कि उसके नीचे काम कर सकते हैं एंड विद इन 15 मीटर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर भी आप काम कर सकते हैं इफ द थिकनेस ऑफ स्टाटा इज मोर देन 150 मीटर, जब ये कि स्टाटा की थिकनेस 150 मीटर से अधिक हो। तो ये भी लाइन आप 15 मीटर के अंदर काम नहीं करोगे। अभी अभी मैं बोर्ड में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। सी नंबर में देखिए क्या कहता है, डेवलपमेंट वर्किंग कैन बी मेड बीनीथ एंड विद इन 15 मीटर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी बट फॉर डिप्लेरिंग परमिशन शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो जो डेवलपमेंट वर्किंग आप उसके नीचे कर सकते हो या 15 मीटर सरफेस बॉडी के कर सकते हो डिप्लेरिंग के लिए परमिशन, जबकि आप ऑब्टेंड करोगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। तो यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई दे रही है कि डिप्लेरिंग आप या तो चीफ इंस्पेक्टर से करनी हो या फिर 15 मीटर के अंदर आप जो सरफेस वाटर बॉडी है उसके अंदर आप करनी हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा ये स्टेटमेंट गलत नजर आ रही है। अब यहाँ पर डी में नंबर पे नो वर्किंग शैल बी मेड बीनीथ, यानी कि उसके नीचे जो सरफेस वाटर बॉडी है उसके नीचे आप कोई वर्किंग नहीं करोगे। विद इन 15 मीटर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी, सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर भी कोई वर्किंग नहीं करोगे एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जब तक आप चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से प्रीवियस परमिशन नहीं ले लेते। तो ये लाइन स्टैट्यूट की एग्जैक्ट लाइन है जिसके संबंध में आपका कोल माइंस रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर में ये बात लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन यहां पर ई नंबर को जरूर पढ़ लो। नो वर्किंग शैल बी मेड बीनीथ एंड विद इन 15 मीटर ऑफ सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी के 15 मीटर के अंदर और जो हमारा सरफेस वाटर बॉडी के बीनीथ आप काम नहीं करोगे। तो यहां पर एक्सेप्ट वाली जो वर्ड है विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसमें आप प्लान और सेक्शन की 2 कॉपी परमिशन लेटर के साथ एप्लीकेशन के साथ देते हो, जिसमें आप शो करते हो एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोपोज्ड लेआउट डेप्थ गोप्स और फॉल्ट डाइक इत्यादि जो रहते हैं जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उनको दिखानी रहती है। तो ये आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 55। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद जो बोर्ड में समझाया हूं उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पर जो है मैं आपको दिखाया हूं डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, जिसके तहत इसमें कीवर्ड और की पॉइंट को आपको दिखाई दे रही होगी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्रेंस जो रहती है वो आपका
not less than 1.5 मीटर फ्रॉम HFL। कुछ जो सब रेगुलेशन 5 है वो कहता है डेंजर लेवल नॉट लेस देन 1.2 मीटर बिलो HFL। विथड्रॉवल जो होती है व्हेन फ्लड लेवल क्रॉस द HFL। तो फिर तीसरे नंबर में तीसरे सब रेगुलेशन में न्यू HFL मार्क्ड विथ डेट इन रेनी कॉन्स्टेंटली वॉच FL को यानी फ्लड लेवल को कॉन्स्टेंटली वॉच करनी है। नो वर्किंग सरफेस वाटर बॉडी वर्टिकली बिलो एक्सेप्ट प्रायर परमिशन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। अब जो बैंक दिखाया हूं मैं यहाँ पर कि बैंक से जो हार्ड ग्राउंड स्टार्ट होती है वहाँ से वो 15 मीटर के अंदर में आपको ओपन कास्ट वर्किंग अगर करनी है या कोई काम करना है तो आप 15 मीटर के अंदर नहीं करेंगे, 15 मीटर के अंदर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो 7 नंबर में कहता है कि 2 कॉपी ऑफ प्लान जो परमिशन के लिए आप देते हो तो उसमें 1 to 5 जैसा मैं बताया कि आपको उसके अंदर दिखानी रहती है 5 आइटम प्लान और सेक्शन जो आप दिखाते हो या अन्य डिटेल्स जो खान की सेफ्टी के लिए जरूरी है वो आप दिखाते हो। 9 नंबर में एग्जामिन बाई कंपिटेंट पर्सन इन रेनी नॉट ग्रेटर देन 14 डेज और फॉर प्रोटेक्टिव मेजर्स जो आप बनाए रहते हो प्रोटेक्टिव मेजर्स उसका एग्जामिनेशन कंपिटेंट पर्सन द्वारा 15 दिन से अधिक में नहीं करोगे, 15 दिन के अंदर ही एक बार करते रहोगे और अदर सीजन में आपको 30 डेज से अधिक में नहीं करोगे। एग्जामिन जो करते हो आप प्रोटेक्टिव मेजर्स है PM यानी कि प्रोटेक्टिव मेजर्स का वो आप वर्किंग का भी मैनेजर द्वारा वो 3 महीने से अधिक में नहीं करोगे तो 3 महीना में कम से कम एक बार मैनेजर द्वारा कर लेनी है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 56 दिखाई दे रहा है 56 को पढ़िए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसमें जो हमारी स्टोन डस्ट बैरियर कोल माइंस रेगुलेशन जो स्टोन डस्ट बैरियर जिसमें ये कहा गया है स्टोन डस्ट बैरियर के संबंध में या फिर जो एक्सप्लोजन जो आगे बढ़ती है उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आप स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हो। और जो रेगुलेशन 140 जो आपकी 6 है 146 जिसमें स्टोन डस्ट बैरियर के प्रोविजन की बात करती है तो उसी दूसरे सब रेगुलेशन में बोला गया है कि अल्टरनेटिव मेजर्स की भी चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से आप कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव मेजर्स ही होती है क्या चीज वाटर बैरियर्स होती है और वाटर बैरियर्स किस टाइप की होनी चाहिए उस संबंध में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जो कि 146 के सब रेगुलेशन 2 के तहत प्रश्न पूछी गई है। तो ये एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकता है, एक्सप्लोजन को नहीं रोकता है कौन वाटर बैरियर्स जो स्टोन डस्ट बैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिए और प्रश्न का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56 अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स सामान्य रूल्स के तहत दैट गवर्न्स द इरेक्शन ऑफ वाटर बैरियर्स एटलीस्ट हाउ मच वाटर पर स्क्वायर मीटर रोडवेज क्रॉस सेक्शंस द वाटर बैरियर्स मस्ट कंटेन एंड एटलीस्ट हाउ लॉन्ग इट शुड बी। कह रहा है कि जनरल रूल्स के तहत जो वाटर बैरियर्स को आप लगाते हो एटलीस्ट हाउ मच वाटर पर स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर पर कितना वाटर आप लगाओगे रखोगे ट्रेस पर रोडवे क्रॉस सेक्शन के अनुसार। और वाटर बैरियर मस्ट कंटेन जो आप रखोगे वाटर बैरियर वो कितने दूरी तक हाउ लॉन्ग एटलीस्ट हाउ लॉन्ग इट शुड बी वो कितने मीटर लंबी तक रहेगी। तो यहाँ पर मैं जो EM जो कि DJ देशमुख साहब की जो वॉल्यूम 4 है उसमें जो 172 पेज दिया हुआ है उसका कट पेस्ट आपके सामने लेके आया हूँ और उसके आंसर यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन A से E तक जो दिया हुआ है उसका मतलब समझ लीजिए यानी कि पर स्क्वायर मीटर पर जो गैलरी का एरिया है उसके क्रॉस सेक्शन पर 175 लीटर आप रखोगे और जो सेल्फ की लंबाई होगी जो आपके बैरियर्स की लंबाई होगी वो 17.5 मीटर होगी। यहाँ पर बी नंबर में कहता है 250 लीटर पर स्क्वायर मीटर और जो बैरियर्स की लेंथ होगी वाटर बैरियर्स की 45 मीटर होगी। सी में कहता है 200 लीटर आप पर स्क्वायर मीटर और 20 मीटर लेंथ रखोगे। मैं यहाँ पर आपको सामने लिख दिया हूँ आंसर तो यही होगी पर स्क्वायर मीटर पर 200 लीटर पानी की व्यवस्था करोगे। साथ ही जो है आपको जो बैरियर की लेंथ होगी वो 20 मीटर से कम नहीं होगी। यहाँ पर डी नंबर में कहता है कि 100 लीटर पर स्क्वायर मीटर और आपकी जो लेंथ होगी सेल्फ वाटर बैरियर की वो 10 मीटर से कम नहीं होगी। उसी तरह से ई में कहता है कि 150 लीटर पर स्क्वायर मीटर और 15 मीटर लेंथ से कम नहीं होगी। तो ऑप्शन सी को आपने टिक लगा लिया है लेकिन इसके और
कोई कीवर्ड आपसे एग्जामिनेशन में नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाली है WCL या फिर जो है आज की एग्जाम MCL की या फिर ACCL की या और कोई जो एग्जाम आने वाली है आपके लिए, तो उसमें ये पूछ सकते हैं वाटर बैरियर से रिलेटेड। तो देखिए 146 का 2 में मैं लिख दिया हूं यहाँ, अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर दैट इज द वाटर बैरियर्स, WB यानी कि जो है वाटर बैरियर्स। आपको मैं थोड़ा सा और इधर करता हूं स्पष्ट दिखाई देने के लिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रही होगी कि WB वाटर बैरियर्स, ये स्टोन डस्ट बैरियर के अल्टरनेटिव मेजर्स के रूप में उपयोग में लाया जाता है वाटर बैरियर्स, जो कि गोल्ड माइंस रेगुलेशन 146 के 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या कहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर और 5 लीटर पर मीटर क्यूब। तो ये सर्कुलर में दी हुई है, जिनका कट पेस्ट करके मैं रखा हूं। और जो लेंथ होगी वाटर बैरियर की वो 20 मीटर से कम नहीं होगी। तो आपने आंसर सी को टिक तो लगा ही लिया है, यहीं पर आपको इसकी आंसर मिल रही है। दूसरे नंबर में आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्फ्स, 2 एडजेसेंट सेल्फ की बीच की दूरी, कहने का मतलब एक पट्टी जो आप लगाए रहते हैं उसके आगे जो दूसरी पट्टी लगाए रहते हैं जिसको सेल्फ आप कह रहे हैं, वो 1.2 मीटर से कम दूरी पर नहीं हो, एटलीस्ट 1.2 मीटर पर रहेगी। चलिए तीसरे नंबर को पढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रफ नॉट ग्रेटर देन 1.2 मीटर, मतलब एक पट्टी पर, एक जो पूरी गैलरी के लंबाई में आपको पट्टी दिखाई देती है, उस पट्टी पर एक आप ट्रे रख रहे हैं पानी का, उसके बाजू में दूसरी ट्रे जो रख रहे हैं उसी सेल्फ पर, तो वो भी 1.2 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगी, उससे अधिक ही दूरी पर आप रखेंगे। नॉट ग्रेटर देन मतलब कि 1.2 मीटर से अधिक ग्रेटर पर नहीं रखेंगे, 1.2 मीटर से कम ही दूरी पर रखेंगे। तो 1.2 मीटर और 1.2 मीटर सेल्फों के बीच की दूरी भी और सेल्फ में ट्रे के बीच की दूरी भी 1.2 मीटर आपको याद रखनी है। 5वां नंबर में देखिए, बॉटम ट्रफ नॉट बी एक्सीड 2.6 मीटर, यानी कि 2.6 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं रहेगी बॉटम ट्रफ जो रखी जाएगी। अब आते हैं कुछ जो 6 नंबर पर है, वाटर पाइप शुड बी अवेलेबल नियर बाय, आसपास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए पानी सप्लाई की, ताकि आप समय अनुसार उस पर पानी को बदलते रहें, रीड्रेन करके उसको खाली करके पुनः भरते रहें। 7वें नंबर में कहता है, डिस्टेंस बिटवीन बैरियर नॉट बी ग्रेटर देन 200 मीटर इन गेट रोड्स, जो आप डिस्ट्रिक्ट में जो रोड बनाते हो उसको आप गेट रोड कहते हो, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो होगी वो आपकी जो बैरियर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 200 मीटर से अधिक नहीं होगा, और नॉट ग्रेटर देन 400 मीटर इन मेन रोड, और मेन रोड में 400 मीटर से अधिक नहीं होगा। तो ये आपने आज की ये वीडियो में देखा कि जो कोल माइंस रेगुलेशन 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर और जो 146 जो स्टोन डस्ट बैरियर के संबंध में कहा है, लेकिन उसी में अल्टरनेटिव जो मेजर्स बात कही है वाटर बैरियर्स के लिए, उसके जो DGMS सर्कुलर में बात कही गई है उसका स्टडी किया। तो यहां पर हम लोग वाटर बैरियर्स देखे। अब इसके बाद वाली जो क्वेश्चन है उसको आप देखने का प्रयास कीजिए और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में, देखिए क्या कहता है। द फैन डिलीवर्स 3600 क्यूबिक मीटर पर मिनट, फैन जो है डिलीवर कर रहा है क्या चीज, कितना डिलीवर कर रहा है, 3600 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर एट 700 पास्कल प्रेशर, 700 प्रेशर दिया हुआ है। द इनपुट मोटर पावर इज 168 किलोवाट, मोटर पावर की इनपुट दिया हुआ है 168 किलोवाट। फाइंड द ओवरऑल वेंटिलेशन इफिशिएंसी, ओवरऑल वेंटिलेशन इफिशिएंसी को निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर एयर पावर आपको यानी कि निकालने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को एयर पावर कल ही के वीडियो में मैं कल या परसों के वीडियो में डाला हूँ, तो इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि ए नंबर में 72 जो होगी परसेंट या जो ओवरऑल वेंटिलेशन सिस्टम होगी, या बी नंबर में 25 होगी, 25% होगी वेंटिलेशन एफिशिएंसी, और सी नंबर में 66 होगी, डी नंबर में 100 होगी, ई नंबर में 12.25 होगी। तो ये आपके लिए आपका टास्क है और इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए प्रश्न, नए रेगुलेशन, नए इंस्टीट्यूट के साथ।